देखो अब हम स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है अपन के में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, विभव और धारिता। इसको निकालेंगे अपन। तो पहली चीज तो पोटेंशियल का व्यवहार है, विभव का व्यवहार है। पोटेंशियल क्या होता है, विभव। तो सूदी सूदी बात कम, तो ये बात है साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि थी, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें आती थी दिक्कत। तो हमने कहा करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि हम स्केलर क्वांटिटी में बदल दें तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने विद्युत क्षेत्र को अदिश राशि में बदल दिया और उस अदिश राशि का नाम था विद्युत विभव। अब विद्युत विभव की कैलकुलेशन कैसे करें, तो विद्युत विभव की डेफिनेशन और कैलकुलेशन को एक स्टेटमेंट ध्यान रखो, कोई चार्ज लेना बाय इनफाइनाइट पे पकड़ लाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड में धरो। जैसे ही इनफाइनाइट पे दबाए इलेक्ट्रिक फील्ड में धरेंगे तो वहां से और यहां तक जितना वर्क करेंगे हम उस चार्ज पर, वर्क ऑन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। ये किस्सा खत्म हो पोटेंशियल को। पोटेंशियल डिफरेंस का है वो दो पॉइंट को पोटेंशियल को डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक चार्ज रिजॉल्व किए हुए, और इस चार्ज पर अब जो वर्क हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, बी ए बी बी माइनस बी ए। वर्क कहां से कहां तक, ए से बी तक, किस पर, चार्ज के ऊपर। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। दो तो डेफिनेशन ये शुरुआत में खत्म। इसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में अपन पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि पोटेंशियल की कैलकुलेशन करें कैसे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे यूनिट चार्ज के लिए, सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए। ये पॉइंट चार्ज ले लियो मैंने, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू। ई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब, ठीक है। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें हम चार्ज को लेके आएंगे कहीं से इनफाइनाइट पे और यहां लहर भरेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, ठीक। मैं दोनों को अभी कंबाइन कर रहा हूँ, दोनों टॉपिकों को। आप ये कह रहे हो कि वो जो रह गया ई और बी में रिलेशन, मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक। तो इनफाइनाइट से अपन चार्ज लेके आएंगे और सपोज करो या पॉइंट पे दार लगी मैंने यहाँ पॉइंट ए, और पॉइंट ए की डिस्टेंस है स्मॉल आर, वहां से और यहां तक क्यू नॉट चार्ज को लेके आ पाऊंगा, और इस क्यू नॉट चार्ज को वहां से यहां तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा। और वर्क क्या होगा, वो उस वर्क की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वर्क को फॉर्मूला हो गया मैकेनिक्स में, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था, यहाँ तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सीधा सा तरीका है साहब, फोर्स। फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है जो इस चार्ज की वजह से इस पर लग रहा है, और यहाँ पे अपन के में कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह आप इसकी कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोर्स कौन सा लेना, आप इलेक्ट्रिक फोर्स लेना, कूलम फोर्स लेना। जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला इनटू इसको एलिमेंट से, डिस्प्लेसमेंट के एलिमेंट से। और सपोज करो डिस्प्लेसमेंट को एलिमेंट ले लियो मैंने dl, इससे मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट के एलिमेंट से। ई आगो काई को फॉर्मूला वर्क को, और हमें निकालना है का पोटेंशियल, और पोटेंशियल का हो गया वर्क अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, क्यू नॉट चार्ज लगा रहे हैं तो क्यू नॉट चार्ज, वैल्यू पुट करो। वर्क के देखा है K इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू dl, और यार डिवाइड कर दो काई दे क्यू नॉट से। यहाँ भी चार्ज, दूसरा चार्ज क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लेंगे अपन, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो पोटेंशियल को फॉर्मूला बनेगा K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू dl, और K क्यू आर स्क्वायर का ही को फॉर्मूला है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पोटेंशियल का अगला फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला। और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट काम में लेना पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए, वेव के लिए देखो काम में कैसे काम में लेंगे साहब इसी फॉर्मूले को।
तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक चार्ज ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक, और पॉइंट ए की डिस्टेंस है r। इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू स्मॉल एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे dl। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा काम में लेना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो काम में लेना है जो यहाँ पर है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सी इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम में और बढ़ा दिया। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यही एलिमेंट dl, तो dl की डिस्टेंस कितने यहाँ q चार्ज थे, तो सपोज कि हमने q से dl की डिस्टेंस है साफ स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला का है जाएगा E बराबर, अभी पढ़ रहे k इनटू कौन से चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड q की वजह से, इनटू डिस्टेंस पे स्क्वायर एल स्क्वायर वैल्यू पड़ गया। तो v बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r e की वैल्यू k इनटू q अपॉन एल स्क्वायर इनटू dl एलिमेंट। v बराबर k q तो आगे बाहर एल स्क्वायर को 1 अपॉन एल स्क्वायर में इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन एल, और लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट से लेकर के स्मॉल r तक। दैट इंप्लाइज पोटेंशियल v बराबर हो जाएगा अपने पास में k q ऐसे कैसे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस 1 अपॉन r, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन एल की जगह वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो देखो b बराबर k q तो ऐसे कैसे 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होगी 0, का रहेगा खाली माइनस 1 अपॉन r, तो पोटेंशियल आ गया b बराबर माइनस k इनटू q अपॉन r। अब बोले गुरुजी नेगेटिव सिंबल का कर रहा है यहाँ, तो ये नेगेटिव सिंबल ये का शो कर रहा है कि जो वर्क डन है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया वो किसी बाह्य कारक ने किया, एक्शनल फैक्टर ने, और यदि खुदा ही खींच रहा तो ये कैसे हो जाता पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपन को तो मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना। b बराबर k q अपॉन e पोटेंशियल को फॉर्मूला होगा पॉइंट चार्ज के लिए, पोटेंशियल ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए, बस सिंगल चार्ज के लिए। अब हम बहुत सारे चार्ज धर दें साहब, एक चार्ज ही धर दियो q1, एक चार्ज ही धर दियो q2, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज धर दिए, और यहाँ एक पॉइंट पे इनकी वजह से पोटेंशियल के देख होगा, तो q1 अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, q2 अपना विभव क्रिएट करेगा, q3 q4 ऐसे ही qn अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। तो या को पोटेंशियल या को पोटेंशियल या को पोटेंशियल या को वाको सबको पोटेंशियल कितने होएगा यार, तो सबको टोटल करना, सीधी सी बात है। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा v1 की वजह से पोटेंशियल, दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे की ऐसे ही nv की, फॉर्मूला पुट करें तो k पहला चार्ज q1, डिस्टेंस मान लो सपोज r1, पोटेंशियल को फॉर्मूला ये है ना k q अपॉन r, चार्ज बटे डिस्टेंस, तो चार्ज यहाँ q1 है तो q1, डिस्टेंस r1 है तो r1, दूसरा चार्ज q2 है तो q2, डिस्टेंस r की जगह r2 हो जाएगी, ऐसे nv की जगह rn हो जाएगी। ऐसे टोटल पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं अपन, यहाँ ज्यादा नहीं होगा सुना अपन को, वैसे भी ज्यादा मोस्ट नहीं है, वैसे तो पूछेगा नहीं, या फिर न्यूमेरिकल पूछ सके, एक दो चार्ज पढ़कर रखते हैं टोटल पोटेंशियल की कैलकुलेशन किसी फॉर्मूला पे हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आएगा पोटेंशियल के बाद में अपना क्या था अगला, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की थी, तो सॉरी विद्युत विभव, तो ये हमने द्विध्रुव लिया, इतने धर दियो प्लस क्यू चार्ज, इतने धर दियो माइनस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O। टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों चार्जन के बीच में 2a, टोटल दूरी 2a ही द्विध्रुव के लिए, यहाँ से यहाँ तक होगी ये दूरी a, ये वाली दूरी भी हो गई साहब a, और यहाँ पे कोई बिंदु P है, प्लस चार्ज मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाए, ये बिंदु है P, इस पर टोटल विभव की कैलकुलेशन करनी है। प्लस चार्ज से आगे जो डिस्टेंस है वो मान लो r1 है, और माइनस चार्ज से जो डिस्टेंस मानी वो मानी साहब r2, और पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस है वो है r। तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट P पर टोटल, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल भेजे वाले चार्ज हैं यहाँ दो, एक तो ई रिया और एक ये अपना पोटेंशियल डाल रहा है और ये अपना पोटेंशियल डाल रहा है, तो टोटल पोटेंशियल कितने हो जाएगा पॉइंट P पे, B किसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से, और B किसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से। B बराबर फॉर्मूला का है k q अपॉन r, k तो ऐसे कैसे, q की जगह चार्ज है यहाँ प्लस q अपॉन डिस्टेंस कितने के यहाँ से वहां तक r1 प्लस
वही फॉर्मूला के क्यू की जगह नेगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू, और डिस्टेंस होगी कितनी यहाँ से यहाँ तक, तो b बराबर के क्यू तो आगे साथ कॉमन 1/r1 बच गो और अंदर बच गई -1/r2। इसका जोड़ करना है अपन को, इसका सॉल्यूशन करना है, पोटेंशियल आ जाएगा। तब यहाँ को सॉल्यूशन कैसे करना, जबकि हमन को r1 और r2 दोनों वैल्यू उनके पते नहीं है, हमन को पता है खाली सेंटर पॉइंट से पॉइंट p की डिस्टेंस कितने है आपको केवल इसका पता है, और इसके लिए हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो साहब r1 r2 में और r में रिलेशन कैसे निकालें, तो एक ही तरीका है साहब, इधर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। एक मिनट पहले इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। सपोज करो ई एंगल बन रहा है, ई एंगल है थीटा, ऐसे यहां भी ये जो एंगल बनेगा ये कितना हो गया थीटा, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। क्यों कुछ गड़बड़ आएगी, कुछ गड़बड़ होगी बनाते हो भाई, चलो सब कुछ टच नहीं हो तक बैठो भाई। देखो तो ये एंगल है थीटा, थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ई तो है वो कर्ण और ई है वो लंब, जैसे या थीटा को ई लंब और 90 डिग्री के सामने ई वो कर्ण, ठीक है, जहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं, देखो यदि डिस्टेंस 2a बहुत ही छोटी होगी तो ई जो डिस्टेंस है r1 ई हो जाएगी साहब यहां से यहां तक के बराबर। सपोज करो कि ई जो परपेंडिकुलर खींचा है, या पॉइंट का नाम है m, इस पॉइंट को दिया a, इसको दिया b और इस पॉइंट को दिया नाम n। तो जो r1 डिस्टेंस होगी साहब वो डिस्टेंस होगी कितनी pm के बराबर, p से लेकर के m के बराबर। और pm डिस्टेंस कैसे निकालें, तो pm डिस्टेंस पूरी po में से oa में माइनस कर देंगे तो बचेगी कौन सी pm। तो p से लेकर o तक टोटल डिस्टेंस है r, यहाँ में से e डिस्टेंस माइनस करनी है om वाली, और जो डिस्टेंस om है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर निकालने का, sin थीटा। पर अपने को कॉस लाना है, छोड़ो इस एंगल को थीटा, इस एंगल को थीटा एंगल मत लीजिए, ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं ये वाले क्रॉस में, इन एंगल को थीटा लीजिए, ये गड़बड़ थी, ये थीटा और ये थीटा, क्योंकि अपन को कॉस बनाना है इसको, ठीक सा। अब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गई बेस, ठीक। ऐसे ही ये एंगल थीटा था तो ये हो गई हमारे पास में बेस आधार। तो अब देखिए हमें बेस निकालना है, OM मतलब बेस आधार, और आधार आ गए cos थीटा में, तो ये cos को कंपोनेंट होगा cos ऑफ थीटा, और हमेशा कंपोनेंट आता है हाइपोटेनियस कर्ण के लिए, तो कर्ण का है अपने पास में a, की OM की वैल्यू होगी तो r1 बराबर होगा r माइनस a cos ऑफ थीटा। सिमिलरली r2 बराबर का होगा, r2 डिस्टेंस है ये वाली पूरी, और ये वाली पूरी डिस्टेंस बराबर होगी किसके, p से लेकर के n तक की, और pn डिस्टेंस कैसे आएगी, p से लेकर o तक की डिस्टेंस r प्लस o से लेकर n तक की डिस्टेंस, और on वही सेम टू सेम, on वही बेस है आधार, और आधार वही cos वाला cos थीटा, और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है स्मॉल, तो ये हो गया a cos थीटा। वैल्यू पुट करें तो r2 बराबर r प्लस on का मान होगा a इंटू cos ऑफ थीटा, ये r1 r2 के मान आ गए, और ठहर के मान रख दो तो पोटेंशियल v बराबर k इंटू क्यू, तो ऐसे कैसे ही 1/r1 की जगह वैल्यू होगी r माइनस a cos थीटा, माइनस r2 की जगह वैल्यू होगी 1/r प्लस a cos थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, r माइनस a cos थीटा इंटू r प्लस a cos थीटा, a माइनस b a प्लस b, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर इधर बचा r प्लस a cos थीटा, और ये माइनस इस r को माइनस करेगा, इस r माइनस को प्लस, तो ये बनेगा माइनस r प्लस a cos थीटा, r से r कैंसिल, b बराबर a cos थीटा 2a cos थीटा।
अपॉन यदि r बहुत बड़ी दूरी है और ई जो डायपोल के बीच की डिस्टेंस है 2a, ई बहुत ही छोटी है, तो यहाँ r इज ग्रेटर देन हो जाएगा a से, और r स्क्वायर में से यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नीचे रह जाएगा केवल और केवल r स्क्वायर। b बराबर k तो ऐसे कैसे, और q है जब 2a के संग मल्टीप्लाई करें तो e बने डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, और j की वैल्यू है p इनटू रहेगा cos थीटा बटे r स्क्वायर, और ये होता है किसी द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है, यहाँ पे उलझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको बस ये सीधे वैल्यू भी रट्टा मार सकते हो R1 R2 की, यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते सीधे रट्टा मार के वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास में इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है सम विभव पृष्ठ, ऐसो पृष्ठ जे पे विभव का मान पोटेंशियल का मान पूरी पे कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा पूरी पृष्ठ पे विभव का मान समान। ठीक है, क्लियर। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम देखते कैसे हैं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस चार्ज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सपोज करो ये पॉइंट चार्ज धरो यहाँ, तो पॉइंट चार्ज के ड्यू पोटेंशियल इक्वल, तो आपको पता है पॉइंट चार्ज के ड्यू पोटेंशियल डिपेंड करे डिस्टेंस पर, तो यदि डिस्टेंस सेम ले ली चारों बगल, तो सरफेस भी कैसी बनेगी, इक्वी पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज के जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, समविभव पृष्ठ होती है, वो होती है गोलाकार स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज चारों बगल समान दूरी पे जो पृष्ठ बनेगी वो समविभव पृष्ठ होगी, तो वो बनेगी यहाँ पे गोलाकार, त्रिज्या के अकॉर्डिंग, रेडियस के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है यदि चार्ज ले लिया अपने लीनियर, तो लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल बन जाएगी। तीसरा होता है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, समतल समविभव पृष्ठ। ये कब बनेगी, जब चार्ज सोर्स तो धरो साहब यहाँ, और हम देख रहे हैं पोटेंशियल है यहाँ, या फिर चार्ज सोर्स धरो यहाँ और ये स्फीयर बड़ो होतो पहुंच को यहाँ, तो यहाँ पर हमने इतने से हिस्से को देखता हूँ इसको, तो ये हमें मिलता है प्लेन, यहाँ पे बनती है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रे एस है, तो हमेशा ई जो रेडियस है ई सरफेस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे यहाँ पर भी ये रेडियस है, और रेडियस सरफेस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। पहली प्रॉपर्टी तो ई हुई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से हमेशा 90 डिग्री को कोण बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज यहाँ से ले यहाँ तक गया, तो पोटेंशियल कैसे हो, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह एक समान, विभव समान है, तो विभव में अंतर आया नहीं आया साहब, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, विभव में अंतर शून्य। अब विभव में अंतर शून्य तो किया गया कार्य भी शून्य। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे या समविभव पृष्ठ पे किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क 0 होता, दैट्स ऑल। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी खत्म होती है। अब जो अगला टॉपिक है वो है, अपने इस नाम से पूछा जाता है वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होती है, विभव में और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में वो है ग्रेडियंट, प्रवणता क्या होती है। ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है, एक संकारक है। ऑपरेटर क्या होता है, जैसा कि मैंने एक ऑपरेटर बनाया ddT, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी फंक्शन के आगे ये ऑपरेटर लगो तो आपको हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब खत्म कर देंगे। तो ऑपरेटर सिंबल होता है जिससे हमें उस पर कौन सी ऑपरेशन लगानी है, कौन सी संक्रिया लगानी है उसका पता चलता है। जैसे कि 2 + 3 क्या करेंगे, साफ जोड़ देंगे, क्यों भैया कैसे पता चला तो जोड़ देंगे, ई दिखा है प्लस ई ऑपरेटर है, और हमको पता चला कि कौन सी ऑपरेशन लगानी है तो टोटल करवी की ऑपरेशन लगानी है। ऐसे ही एक ऑपरेटर होता है उल्टा ट्राइंगल डे, और इस ऑपरेटर को बोलते हैं हम ग्रेडियंट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है del/del x i कैप,
प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये कहाँ है साहब? ये डेल डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन है पार्टिशियल। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। जब एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वाई और जेड कांस्टेंट मानेंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैंने ऐसे सिंबल लगाया डेल अपॉन डेल एक्स और फंक्शन है मेरे पास में x इंटू वाई स्क्वायर। अभी आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो अपन यदि डी डी एक्स हो तब तो डिफरेंशिएशन अलग तरीका से होता u इंटू वी को फॉर्मूला लगता साहब, x को अलग होता है x के रेस्पेक्ट में और y स्क्वायर को अलग होता है x के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन को तरीका ये है कि x एक्सिस के अलोंग है ना, तो केवल x एक्सिस चेंज हो रही है, सब बाकी की सब एक्सिस कांस्टेंट है। तो y स्क्वायर कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन होएगा यहाँ पे खाली डेल अपॉन डेल x काई को ओनली x एक्सिस। ये एक सौ फर्क है पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अपन को ज्यादा डीपली नहीं जाना, आगे क्लास में पढ़ते हैं ये। तो ये ग्रेडियंट का आपको सीधे वैल्यू याद रखनी है कि ग्रेडियंट की वैल्यू ये होती है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं, ये सदिश राशि है आई कैप जे कैप के कैप, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है किसके इक्वल? पोटेंशियल के इक्वल आती है। ये ग्रेडियंट का तरीका है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि दो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है साहब, यहाँ पोटेंशियल बी है और यहाँ बी प्लस डेल बी है, ठीक है। तो यहां से मुझे भागना है, इस सरफेस से एक चार्ज को यहां तक लेके जाना है। तो यहां से यहां तक ले जाने में जो पोटेंशियल में चेंज आया वो आया कितना? डेल बी। अब मैं यह चार्ज है यहां से और यह सरफेस पे ऐसे भी ले जा सकता हूं, ऐसे भी ले जा सकता हूं, ऐसे भी ले जा सकता हूं। तो इसमें जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है डेल बी, वो लेंथ के अलोंग कितना आ रहा है? लेंथ की रेस्पेक्ट में वो कितना आ रहा है? तो वो कितना आ रहा है साहब? तो यहाँ लेंथ ज्यादा है, यहाँ उससे कम हुई, यहाँ उससे कम हुई, यहाँ उससे कम हुई। और हमें ये जो चेंज लेना है पोटेंशियल में, ये चेंज लेना है मिनिमम, सॉरी ये चेंज लेना है मैक्सिमम डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में। ये डेल वी अपॉन डेल एल की वैल्यू हमारे पास में आनी चाहिए कितनी? मैक्सिमम पूरी पूरी। अभी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? तो सपोज करो देखो ई तो 10 वोल्ट है और ई होगा यहाँ 12 वोल्ट, या सरफेस को पोटेंशियल 10 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है 2 वोल्ट को, तो ऊपर वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है जो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है डेल वी। विभव में परिवर्तन तो फिक्स है, कितने वोल्ट को होना है? 2 वोल्ट को, तो ऊपर तो फिक्स होगा 2 वोल्ट। अब नीचे लेंथ पे डिपेंड करेगा कि ई वैल्यू मैक्सिमम आनी है कि मिनिमम आनी है। नीचे लेंथ जितने ज्यादा लेगी तो जितने बड़ी संख्या को हम भाग देोगे, रिजल्ट होते है कि छोटा, तो वैल्यू होती है कि मिनिमम। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो नीचे की डिस्टेंस है ये हम मिनिमम से मिनिमम लेनी है, कम से कम दूरी तय करके नहीं हम बी से बी प्लस डेल बी तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, सीधे सट जा, सीधे सट जा। तो ये किसको शो करता है? ये शो करता है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? यहां पर जो ग्रेडियंट निकाली हमने, ये कांस्टेंट, ये स्केलर की जगह वेक्टर क्वांटिटी हो गई अब डेल बी। वैसे तो विभव अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको बाउंड कर दिया। नहीं भाई साहब, तो कोई यदि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तुझे ग्रेडियंट बनाना है, तो आपको ऐसे सीधे सट ही जाना पड़ेगा। आपकी डायरेक्शन यही हो सकती है, इसके अलावा आपकी कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं हो सकती। यदि आपने कोई दूसरी डायरेक्शन चूज कर ली तो आप अपनी वैल्यू मैक्सिमम नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम नहीं ले पाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्वांटिटी फिर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये अपना कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की हमको कैलकुलेशन करनी है कि दो आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। एक चार्ज लिया मैंने क्यू, कैपिटल क्यू, एक चार्ज धरा मैंने स्मॉल क्यू। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सपोज कर दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, और हमें पता है एनर्जी कैलकुलेशन हम करते हैं किससे? वर्क से। और वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने वर्क को फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल V बराबर वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क बराबर V इनटू चार्ज। किसी जब B पोटेंशियल में यदि कोई Q चार्ज रखा है तो उस पर वर्क डन हो गया V इनटू Q। तो सपोज करो यानी Q ने यहाँ पे अपना पोटेंशियल बनाया साथ, यहाँ वो बनाया कितना? B कैपिटल Q।
और बाद में हमने ही चार्ज धर दियो कौन सा Q1, तो यहाँ पे देख वर्क होयो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो बाकी कैलकुलेशन करनी है, मतलब पोटेंशियल लेना है Q चार्ज को और मल्टीप्लाई करना हो काई थे Q1 थे, सॉरी Q ओनली स्मॉल छोड़ो मैं, पोटेंशियल Q की वजह से कैपिटल Q की वजह से यहाँ पे देख पोटेंशियल कौन सा है, तो पोटेंशियल को फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से KQ अपॉन स्मॉल r, तो यहाँ पे K तो ऐसे कैसे चार्ज वही है कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r इनटू Q, ये हो गया वर्क डन और ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन एकदम इजी है, वर्क से कैलकुलेट करेंगे। अब दो की जगह यदि 3-4 से जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, या वो करेंगे साहब कैलकुलेट, क्यों नहीं करेंगे। देखो बेटा ये अकेला चार्ज धरो Q1 या लिया है हम, तो यहाँ पे कोई वर्क करना पड़ो नहीं, वर्क कब करेंगे हम जब कोई यहाँ पे एक्सटर्नल इफेक्ट काम कर दो, कोई बाह्य कारक काम कर दो, तब तो हम यहाँ पे वर्क कर दे। या लाइव में मन को कोई दिक्कत नहीं है, वेल में कोई अड़चन नहीं है, पूरे रास्ता में 1 नॉट लाइट धर दे, तो इस पर वर्क डन कितना हो गया W1 बराबर 0। दूसरा चार्ज लेट चली था यहाँ से यहाँ लाइट धर दी अपन ने Q2 चार्ज, और Q2 चार्ज की डिस्टेंस है मान लो R12। अब जब Q2 चार्ज लेट चले अपन, तो इस Q2 चार्ज पर जो कार्य होगा W2 होगा, वर्क डन होगा, वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो यहाँ Q1 बैठो है और यहाँ ने अपना पोटेंशियल बना दिया था। अब जब यहाँ के पोटेंशियल में यहाँ ले रहेंगे तो ये रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, तो अपन को वर्क करना पड़ेगा। कितने वर्क करना पड़ेगा, इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा। पोटेंशियल किसका, पहले चार्ज का, इनटू चार्ज कौन से लाए अपन Q2, तो W2 बराबर है वो पहले चार्ज को पोटेंशियल को फॉर्मूला KQ अपॉन R, Q की जगह चार्ज Q1 और डिस्टेंस R की जगह R12 इनटू Q2 ऐसे के ऐसे। अब तीसरे चार्ज लाएगा ये साहब, चल भैया तू चल, और हम तीसरे चार्ज लिया है Q3 और यहाँ लायर धर दियो। अब Q3 लायर धरो तो यहाँ पहले तो ही दो अंकल जी बैठे हैं, एक Q1 और एक Q2, इनने अपना अपना पोटेंशियल बना रखा है, तो इन दोनों को पोटेंशियल यहाँ पे फर्क डालेगा, यहाँ पे इफेक्ट डालेगा, तो इन दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट अपन को काम करना पड़ेगा। तो जो W3 वर्क होगा वो इन दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा, इन दोनों के विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और इन दोनों का विभव V1 का किस पर, तीसरे चार्ज पर, प्लस B किसका, दूसरे का किस चार्ज पर, तीसरे पर, इनटू जो चार्ज लाए हैं वो तो वही आपने Q3 वर्क डन के लिए। तो W3 इज इक्वल टू V13 की वैल्यू क्या हुई, V13 की वैल्यू तो सपोज करो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है R13 और ये जो डिस्टेंस है ये है R23, वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला ये अपने पास में V बराबर KQ अपॉन R, K की जगह K, Q की जगह कौन सा चार्ज ले रहे हैं, अभी कौन से चार्ज को पोटेंशियल ले रहे हैं अपन पहले को, तो Q की जगह पहला चार्ज Q1 बटे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R13 प्लस B23 को निकालना है, दूसरे को पोटेंशियल तीसरे पे, तो वही फॉर्मूला के Q की जगह चार्ज हो जाएगा हमारे पास में Q2, डिस्टेंस हो गई R23 इनटू Q3 ऐसे के ऐसे ही। तो W3 वर्क डन बराबर हो गया K तो आ गया बाहर, Q1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Q3 से, Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 से मल्टीप्लाई Q2 इंटू Q3 अपॉन R23, ये हो गया वर्क 3। टोटल वर्क कितने हो गया पूरे सिस्टम में बनाने में, तो वो टोटल वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में काम में आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 के रूप में। तो U बराबर W1 वर्क तो आते हो 0, W2 वर्क को K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 और W3 वर्क आयो कितने K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R3, ये इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे ही एनएन पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम चार्ज के सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायपोल की एनर्जी और उसके बाद में पढ़ेंगे हम कैपेसिटर। तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है डायपोल की एनर्जी का, उसके बाद में हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटर की तरफ चलेंगे। यहाँ से अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ तक अभी तक पोटेंशियल की चर्चा चल रही है, तो लास्ट टॉपिक है जो इसमें पोटेंशियल और काम में आने वाला है। देखो ये अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर,
और यहाँ में इधर हो एक पोटेंशियल, एक डायपोल, एक बगल जे पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी बगल जे पे माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपन 2a लेते आ रहे हैं। चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ लिया कि जब इन दोनों आवेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगे, बल लगे, वो एक पे तो माइनस क्यू पे तो लगे एते और प्लस क्यू पे लगे एते, या की वजह से इस पर टॉर्क का काम करता है। लीनियर मोशन हो गई नहीं, क्योंकि टोटल फोर्स तो जीरो हो जाए लीनियर फोर्स की बात करें अपन तो, लेकिन फोर्स की इस पेयर की वजह से इस पर एक टॉर्क बलागुण काम करता है और बलागुण के कारण ये घूमने लग जाता, तो इसे घुमाने में जितना काम होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सपोज करो ये हमने यहाँ से लहर के नहीं और थोड़ा सा ऐसे घुमा दियो, और ये जो घूमने में एंगल काम में आया ये एंगल ऑफ डी थीटा, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, कार्य का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टोटल वर्क, लेकिन यहाँ फोर्स तो जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर अपन कार्य की गणना कैसे करेंगे, तो कोणीय गति में पहुंचो एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन, वहां पे वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते थे, वहां फोर्स की जगह जो क्वांटिटी काम में आती है वो होती है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह, विस्थापन की जगह जो क्वांटिटी काम में आती है वो होती है कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला काम में, तो इंटीग्रेशन करो किसका, टॉर्क का, किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में, और सपोज करो कि ये हमने पूरा के पूरा कोई एंगल थीटा बनते लहर कहां तक घुमा दिया, थीटा 2 तक घुमा दिया। इसके लिए हमें वर्क की कैलकुलेशन करनी है, वर्क इज इक्वल टू टॉय का फॉर्मूला का, टॉय का फॉर्मूला हमारे पास में P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, P और कांस्टेंट ये तो आगे भाग, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गई थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क डन हो गया साहब P ई एस इट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस ऑफ लोअर लिमिट थीटा 1, तो W बराबर P ई बाहर कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ये इसके वर्क डन हो गया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इस तरह से डायपोल की हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कैपेसिटेंस, लेकिन उससे पहले हमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पढ़ने पड़ेंगे, परावैद्युत पदार्थ, क्योंकि कैपेसिटेंस में हम परावैद्युत पदार्थ काम में लेंगे, तो हमें यह आना चाहिए कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या है और ये पोलराइज कैसे होते हैं, ये ध्रुवित कैसे होते हैं। उसके बाद में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, और कैपेसिटर के बाद में कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है और कैपेसिटर की एनर्जी है। तो अगले लेक्चर में ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा, और इस तरह से हम 2 पार्टों का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है साहब।